गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सम नेचुरल फिनोमेना के अंदर हम अर्थक्वेक की स्टडी कर रहे थे। तो जो अर्थक्वेक है वो बहुत सारे रीजन से आता है या अर्थक्वेक के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले एक बार अर्थक्वेक के डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं। ए शॉक और ए सीरीज ऑफ शॉक्स ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ क्रस्ट रॉक्स। जो हमारे आउटर साइड की जो क्रस्ट है, जो रॉक स्वॉर्म है या जो प्लेट्स हैं, उनके अंदर एक सिंगल शॉक वेव्स या सडन ऑफ शॉक्स जो फील होते हैं उसी को क्या कहेंगे? अर्थक्वेक। सेकंड, सेस्मिक फोकस या फोकस पॉइंट, द पॉइंट विद इन द क्रस्ट और मेंटल। जो हमारा सेस्मिक फोकस पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है, मेंटल के अंदर भी हो सकता है एंड क्रस्ट के अंदर भी हो सकता है। बेसिकली हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, लिथोस्फीयर में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। वेयर सडन शिफ्ट ऑफ ए रॉक स्टेट प्लेसेस इज कॉल्ड सेस्मिक ओरिजिन, सेस्मिक फोकस और हिपोसेंटर्स। ये तीन वर्ड्स हैं उसके, कौन से? जहां से हमारा ओरिजिनेट हुआ है अर्थक्वेक। ओके, द वेव जनरेटेड इन द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के अंदर जो हमारे अर्थक्वेक है, जो प्लेट शिफ्टिंग की वजह से जो वेव जनरेट हुई है, उन वेव्स को क्या कहोगे? शॉक वेव या सेस्मिक वेव्स। अगेन, द पॉइंट डायरेक्टली अबाउट द सेस्मिक फोकस, जो सेस्मिक फोकस पॉइंट है, कौन सा? ये सेस्मिक ओरिजिन की बात कर रहा हूं। सेस्मिक ओरिजिन या सेस्मिक जो फोकस पॉइंट है उससे डायरेक्टली अबाउट द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसको क्या कहोगे? एपी सेंटर। एंड लास्ट, द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट देन रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। वो इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है उसको क्या कहोगे? सिस्मोग्राफ। अगेन लास्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। उस चीज को क्या कहोगे? सिस्मोलॉजी। और जो पर्सन उस चीज के लिए स्टडी करता है उसको क्या कहोगे? सिस्मोलॉजिस्ट। क्लियर ये चीज? ओके, अब आज से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ अभी आपने पढ़ा है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सिस्मोग्राम तैयार करता है। सिस्मोग्राम क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है। और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक जायरो सेंसर लगी हुई एक पेंसिल रहती है जो ऑलमोस्ट किसी भी एक पॉइंट के बिहाफ पे लगी रहती है, जिसके सामने रोलर्स पे ग्राफ पेपर्स या प्लेन पेपर्स लगे रहते हैं। जब भी अर्थक्वेक्स या सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं, ये मूवमेंट स्टार्ट करती है एंड अगेन रोलर रोल करने स्टार्ट होते हैं। तो वहां पे कुछ ग्राफ्स फॉर्म होंगे। वो ग्राफ्स किस तरीके से दिखाई देते हैं? कुछ इस तरीके से। अगर माइल्यूट इंटेंसिटी हो कुछ ऐसा, या यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये डिस्टेंस के बेसिस पे है। कौन सा? जो एपी सेंटर है। हम उस मशीन को फोकस पॉइंट पे तो नहीं लगा सकते। सेस्मिक फोकस पॉइंट कहाँ होता है? लिथोस्फीयर के अंदर। तो वहां वो मशीन नहीं लगती, वो कहाँ लगती है? नियर बाई एपी सेंटर्स। तो ये 20 माइल्स दूर है, 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। देन 56 इंटेंसिटी कम होती जा रही है, 64 इंटेंसिटी और रिड्यूस हो रही है। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हो? इंटेंसिटी कितना है? 32 किलोमीटर। अगेन 56 किलोमीटर, 64, 96। जैसे जैसे हम एपी सेंटर से दूर जा रहे हैं, हमारी जो वेव्स है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होता जा रहा है। क्लियर? अब एक तरीके से मैं एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको समझाता हूं। जैसे ये पॉइंट है, ये कौन सा होगा? फोकस पॉइंट। अगेन हम एक बार बात कर लेते हैं कि फोकस पॉइंट क्या होता है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, जहां से क्रिएट होता है अर्थक्वेक। क्लियर? सेकंड, एपी सेंटर, उसी फोकस पॉइंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट रहता है। ओके, सो सॉरी, एक पॉइंट रहता है जिसको क्या कहते हैं? एपी सेंटर। ठीक है, क्लियर? कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। ओके, देन लास्ट में सेस्मिक वेव्स। जो वेव्स जनरेट होती हैं किसके अंदर? लिथोस्फीयर के अंदर, उसको क्या कहेंगे? सेस्मिक वेव्स। किसकी वजह से क्रिएट हुई है? अर्थक्वेक की वजह से। ओके, अब यहां पे एक 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, पी एस एल, और इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन कुछ ग्राफ में ऐसा है। अब स्टार्टिंग में आपने देखे थे साउंड के अंदर चैप्टर में, स्टार्टिंग में आपने क्या देखा था कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं एंड सरफेस वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी थी? जिनको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव को ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो उन्हीं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक सिंगल ग्राफ नहीं है, 3 अलग अलग अर्थक्वेक्स को कंबाइन किया हुआ है, केवल ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव्स का कैसा होता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या थे? अप एंड डाउन। ठीक है, एस यहाँ पे देख रहे हो। अगर पी लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, बहुत माइल्यूट फ्लक्चुएशन है,
देन एस ट्रांसवर्स वेव में उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगा, एंड सरफेस पे मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस है। ये चीज क्लियर हुई, डायग्राम्स के बेसिस पे क्लियर हुआ? ओके, सो सॉरी। अब इसी डायग्राम को एक बार एक्सप्लेन करते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू आउट, ठीक है? सिस्मोग्राम और सिस्मोग्राफ ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन एक बार देखते हैं कि किसका क्या मतलब है। सिस्मोग्राफ हमारे एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो ये ग्राफ्स फॉर्म करता है। अर्थक्वेक के इफेक्ट से सेस्मिक वेव्स क्रिएट होते हैं और उन सेस्मिक वेव से हमारे निडल के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और नीचे की तरफ एक पेपर रोल पे रोल्स लगे रहते हैं जो रोटेट होते हैं, वहां पे ग्राफ फॉर्म होते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, द सेस्मिक वेव प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हमारी जो सेस्मिक वेव जब अर्थक्वेक के दौरान प्रोड्यूस होती है, रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड होती है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? सिस्मोग्राफ। क्लियर ये चीज? अगेन सेकंड वर्ड कौन सा है मेरे पास? सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम किस चीज को बोलेंगे? द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स। जो मेरी सिस्मिक वेव्स है उनकी जो इंटेंसिटी रिकॉर्ड करते हैं, जैसा अभी आपको डायग्राम के थ्रू देख रहे थे आप, कुछ ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाते हैं? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है आपके? सिस्मोग्राम। और इस इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। ओके, अगेन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली ए वाइब्रेटिंग रॉड और ए पेंडुलम विच स्टार्ट मूविंग एज सून एज अर्थक्वेक अकर्स। स्टार्ट कब होगा? ऑब्वियसली जब उस नीडल के मूवमेंट स्टार्ट हो गए, और जैसे नीडल के मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, रोलर रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ए पेन इज अटैच्ड टू वाइब्रेटिंग पेंडुलम अंडर विच इज फिक्स्ड ए रोलर विथ ए चार्ट पेपर। वहां पे एक रोलर कनेक्टेड होगा, ठीक है? द पेन ड्रॉज द पैटर्न ऑफ वेव प्रोड्यूस ऑन द चार्ट पेपर। तो वहां पे हमारे जो पेन है उसके थ्रू आउट रोलर रोल करेगा, पेन उनके ऊपर कुछ बिल्कुल इस तरीके से एकदम फ्री कंडीशन में पेंडुलम की तरह रहेगा, हैंगिंग कंडीशन में। तो जैसा ही वो सेस्मिक वेव्स को फील करता है, वहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट स्टडिंग दीज वेव्स टू सेस्मोलॉजिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप। आफ्टर दैट उसको स्टडी किया जाता है और एक कंप्लीट मैप फॉर्म किया जाता है कि हमारे पास कितनी इंटेंसिटी का है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये जो कंप्लीट पॉइंट था ये समझ में आ गया कि हमारे जो मैप है या जो पिन थी, हमारा जो पेन था वो ऑलमोस्ट पेंडुलम में फ्री में था और वहां पे रोलर्स रोल कर रहे थे। हम लास्ट पॉइंट पे थे, स्टडिंग दिस वेव द सिस्मोलॉजिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप। जो सिस्मोलॉजिस्ट रहता है उसका क्या वर्क रहेगा? सिस्मोलॉजिस्ट बोले सर ग्राफ तो हमारा जो सिस्मोग्राम है, ठीक है, हमारा जो सिस्मोग्राफ है वो प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या उस ग्राफ की ऐसा एक फ्लक्चुएशन देख के हम बता पाएंगे कि कितना रिएक्टर्स का है? क्योंकि मोस्टली अपने इंडियंस के इंडिया में 3.2, 3.5, 3.6 कुछ ऐसा रहता है। 3 से ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स हो गए। सबसे ज्यादा रिएक्टर का जो अर्थक्वेक था वो हमारे नेपाल के अंदर है, जिसमें बहुत लॉस हुआ था। तो ये जो रिएक्टर्स के फॉर्म में जो आपको डाटा गिवन रहते हैं वो कौन बताते हैं? ये बताते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। तो ये कंप्लीट मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद में कितना इंस्ट्रक्ट हुआ है या कितनी इंटेंसिटी से वो फॉर्म हुआ उसको कंप्लीट करके बताते हैं। तो द अर्थक्वेक एंड कैन एस्टिमेट इट्स पावर ऑफ डिस्ट्रक्शंस, उसने कितनी तबाही की है या वो कितना हार्मफुल था। क्लियर ये चीज? ओके, कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है, विजिबल है? कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अब स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक चीज देखी थी कि हमने कहा था जो अर्थक्वेक है वो नेचुरली भी है और मैन मेड भी है। मैन मेड किस तरीके से? मैन मेड के लिए आपको यहाँ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के ऊपर चलना पड़ेगा। ये आपको बताएंगे कि मैन मेड किस तरीके से रहते हैं, लेकिन उससे पहले 3 टाइप्स और रिमेनिंग है। कौन कौन से? सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शन, सेकेंड प्लेट टेक्टोनिक, थर्ड फोल्डिंग एंड फोल्टिंग। लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन कहां देखा हुआ है, कहां सुना हुआ है?
क्योंकि जब मैंने अर्थ की लेयर्स की बात की थी, सबसे आउटर साइड में कौन सी है? अर्थ क्रस्ट, देन मेंटल, उसके बाद में आउटर कोर और इनर कोर। हमने बात की थी आउटर कोर। आउटर कोर में क्या फील रहता है? मैग्मा। और उसके ऊपर हमारी लिथोस्फीयर रहती है, ऑलमोस्ट सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो वहां जो प्लेट्स की फॉर्म में रहती है, तो अगर जैसे मैं बात करता हूं, ये क्या है? क्रस्ट। ये मेंटल एंड इट इज आउटर कोर। तो आउटर कोर के अंदर क्या फील रहता है? मैग्मा। ठीक है। इन मोल्टन स्टेट, कुछ मेल्टिंग कंडीशन में रहता है, लेकिन मोल्टन स्टेट बोलते हैं उसको, कि हमारे जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो चुके हैं वहां पे। अब यहाँ पे हमारे प्लेट्स रहती हैं, डिफरेंट तरीके की प्लेट्स रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ चट्टाने भी मिलती हैं। अब यहां से एक इरप्शंस फॉर्म होता है, या मैं बोल सकता हूं कि मैग्मा है जो मैग्मा है उसमें गैसेस फॉर्म होती हैं, और वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अपर साइड में। और यहां से उसी प्रेशर के साथ में हमारे पास आउटर साइड में जो मैग्मा है वो एक्सर्ट होता है, और उसी चीज को क्या कहते हैं? वोल्केनिक इरप्शन। एंड जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से टच होते हैं, वो क्या होता है? कुछ टाइम बाद में फ्रीज होना कंडीशन, और एक स्टोन्स या चट्टान का रूप ले लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? माउंटेन्स। ठीक है। तो कुछ ऐसा है, एक बार ये जो मिड वाला पार्ट है, ये किससे कनेक्टेड है? सीधा आउटर कोर से, मैग्मा से, जहां से मैग्मा इरप्ट हो रहा है, उसके साथ धूल के कण और बहुत सारी गैसेस वगैरह भी एक्सर्ट होती हैं। तो एक बार देखते हैं वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के अंदर, ए वोल्केनो इज ए लैंड फॉर्म, ए माउंटेन्स वेयर मोल्टन रॉक्स इरप्ट थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, प्लैनेट या क्रस्ट। वोल्केनिक इरप्शंस क्या हुआ कि हमारे पास एक डाउनवर्ड साइड में जहां पे मैग्मा है, वो गैसेस के साथ में एक्सर्ट हो रहा है, आउटर साइड आ रहा है। द वोल्केनिक माउंटेन्स ओपन डाउनवर्ड टू ए पूल ऑफ ए माउंटेन रॉक्स। कि अगर हम यहां से देखते हैं, तो वोल्केनिक इरप्शंस या माउंटेन्स क्या है? एक ओपन पूल की तरह दिखाई देगा। कहां से कनेक्टेड है? जो कि मैग्मा से कनेक्टेड है, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे है। When the pressure builds up in the earth crust, eruption occurs। जब ये नीचे गैसेस का एक प्रेशर, एक फिक्स प्रेशर क्रिएट होगा, जो कि उन प्लेट्स को शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस होगा। ऐसा कहीं भी नहीं होता। वोल्केनिक इरप्शंस के फॉर्म्स होते हैं, और कई साल लगते हैं किसी भी एक वोल्केन को इरप्ट होने में, फटने में। Gases and rocks shoot up through the opening and spill over to fill the air with lava fragments। मोस्टली जो वोल्केनिक इरप्शंस होगा, तो वहां पे लावा है वो ऊपर की तरफ एक तरह से क्या होगा? शूट अप होगा, और चारों तरफ स्प्रेड आउट हो जाएगा। द वोल्केनिक इरप्शंस कैन cause lateral blast, hot ash and lava flows and मड स्लाइड एंड बोर। मड स्लाइड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लैंडस्लाइड्स। मड स्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स हो सकती है उसके बाद में भी। सेकेंड, यहाँ लेटरल ब्लास्ट्स। एक बार वोल्केनिक इरप्शंस हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाओ, वहां पे दोबारा भी ब्लास्ट हो सकते हैं। कुछ टाइम रुकने के बाद में जो वोल्केनिक है वो दोबारा भी एक्टिव हो सकता है। क्लियर। एंड लावा है उसका इजीली फ्लो होगा, हॉट एसेज, बहुत गर्म राख है, वो चारों तरफ स्प्रेड आउट हो जाएगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। क्लियर है। तो वोल्केनिक इरप्शंस देखा हमने। सेकंड कौन सा हमारे पास? प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स कहां होगी? तो सर जहां प्लेट्स प्रेजेंट होती है। तो प्लेट्स कहां प्रेजेंट होती है? लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर क्या है? कंबाइन पार्ट है मेरा क्रस्ट का और मेंटल का, क्योंकि मेंटल का नीचे का साइड तो आउटर से कोर से कनेक्टेड है, जहां पे मैग्मा फील है, लेकिन उसका अपर साइड किससे कनेक्टेड है? क्रस्ट से। तो वो कंप्लीट एक जो लेयर, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। तो देखते हैं एक बार। Plate tectonics is the theory that Earth occurs
सेल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स। हम मानते हैं, एक थ्योरी है कि हमारी जो अर्थ है, जो लिथोस्फीयर है, वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, दैट ग्लाइड ओवर द मेंटल, जो कि रिवॉल्व हो रही है किसके सराउंडिंग, मेंटल के सराउंडिंग, सॉलिड स्ट्रक्चर के सराउंडिंग, द रॉकी इनर लेयर अबाउ द कोर, जो कि बाहर से क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। when these plates move past each to others, or one plate slide under to another, basically outer sides की plates हैं वो move कर रही हैं किसके, inner sides plates के ऊपर की साइड में, they create a disturbance in the earth surface, जो कि क्या करती है, outer जो earth surface है वहां पे disturbance create करती है, the disturbance is what we feel as an earthquake, उसी disturbance को क्या कहेंगे हम, अर्थक्वेक कहेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, जो हमारी लिथोस्फीयर है उसमें बहुत सारी प्लेट्स रहती हैं, तो जो मेंटल है उसके आउटर साइड में वो क्या करती हैं, ग्लाइड ओवर, घूमती रहती हैं, लेकिन जब वो घूम रही हैं तो आउटर तरफ सरफेस पे क्या कर रही हैं, कुछ सेस्मिक वेव्स क्रिएट करती हैं, उन्हीं वेव्स को मैं क्या कहूंगा, अर्थक्वेक्स। ओके, ये कॉमन पॉइंट है जिसको दो डिफरेंट नाम दिए गए हैं, फोल्डिंग और फोल्टिंग। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि सर फोल्डिंग क्या होता है, देन फोल्टिंग। आपका डिस्ट्रक्शन जो होगा उसको दो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि अर्थ की जो सरफेस है वो आपस में प्रेशर अप्लाई करके कुछ ऊपर उठ गई है, कुछ डाउनवर्ड हो गई है, ठीक है, बेसिकली कुछ ऐसा माउंटेन्स की फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएंगी, फोल्डिंग। अब अगेन अगर मैं फोल्टिंग की बात करता हूं तो फोल्टिंग का मतलब हुआ कि कुछ सडन सरफेस है वो अपोजिट मूव कर गई, जैसा या तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में, या अप एंड डाउन, या आपस की तरफ गई। तो कुछ सरफेसेस सडन मूवमेंट करती हैं, तो यहां पे क्या फॉर्म हो गए, हमारे पास एक दरार, ठीक है, ये वाइडर भी हो सकती है, शॉर्टर भी हो सकती है, लेकिन जब दो अलग अलग डायरेक्शंस में अर्थ है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक लेफ्ट एक राइट, कुछ इस तरीके से लैंडस्लाइड मूव होती है या लैंड मूव करती है, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे, फोल्टिंग। क्लियर हुआ? अब थ्योरी के बेसिस पे देखते हैं एक बार। When the earth crust is pushed together via compression force, it can experience geological pressure called faulting and faulting। जो हमारी अर्थ है वो एक दूसरे को पुश कर रही है एक साथ में, और वहां पे कुछ डिफॉर्म होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको क्या कहेंगे, फोल्डिंग या फोल्टिंग। Folding occurs when the earth crust bends away from a flat surface. A bend upward result is एंटीक्लाइन एंड बेंड डाउनवर्ड रिजल्ट इज सिंक्लाइन। हमारा जो अपवर्ड तैयार हुआ है, ऊपर की साइड में जो हिस्सा उठ गया है उसको क्या कहेंगे, एंटीक्लाइन, और जो डाउनवर्ड साइड में गया उसको क्या कहेंगे, सिंक्लाइन। ये किसके टाइप्स है, फोल्डिंग के। तो फोल्डिंग के कौन कौन से टाइप्स हुए, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। सेकंड, फोल्टिंग। फोल्डिंग और फोल्टिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये जो डायग्राम्स है, मैं फोटोज इसीलिए कैरी करता हूं, इसमें ऐड ऑन करता हूं, क्या फोटो से क्या होता है, एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है। तो जब अप एंड डाउन कुछ ऐसा हिल्स एंड वैलीज फॉर्म होती है, ये क्या है, फोल्डिंग, फोल्ड हुआ। और किसी भी चीज में अप एंड डाउन या दरार आना, जो चीज क्रिएट हुई वो क्या कहेंगे, फोल्ड, फोल्टिंग हुई है वहां पे, ठीक है। फोल्टिंग हैपन्स व्हेन द अर्थ क्रस्ट कंप्लीटली breaks and slide past each others. Rocks along a fault tend to move in opposite direction। इस चीज को मार्क करो कि फोल्टिंग के अंदर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे लैंड्स। क्लियर है? किसमें करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। एज द ओवरलैइंग रॉक्स स्टार्टा प्रेस देम। स्टार्टा यहाँ पे एक तरीके से लेयर्स के लिए बोला गया है। स्टार्टा का मतलब क्या हुआ, लेयर्स। देन एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है। द फ्रिक्शन लॉक देम टू टुगेदर। फ्रिक्शन ने एक दूसरे को लॉक किया, कैसे, सपोज हमारा एक बार ये सेकंड जो, ये हमारा लैंड का फर्स्ट पार्ट है, ये लैंड का सेकंड पार्ट है, नीचे प्लेट शिफ्ट हुई जिसकी वजह से जो सेकंड पार्ट है लैंड का वो कुछ प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड साइड में गया, अपोजिट, एक अपवर्ड साइड में एक डाउनवर्ड साइड में। क्यों, क्योंकि नीचे की जो प्लेट्स थी
उन्होंने अपनी जगह के शिफ्ट हो गए, तो वहां पे प्लेस जैसे रिमूव हुआ वो डाउनवर्ड साइड में शिफ्ट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जा ही रहा है कंटिन्यूस, क्यों? क्योंकि वो L1 के साथ ऑलमोस्ट फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है, तो कुछ डिस्टेंस आने के बाद में क्या होगा, लॉक हो जाएगा और वो वहां पे फिक्स हो जाएगा, रिजिड कंडीशन में हो जाएगा। Faulting results in the formation of block mountains and the river valleys। इसके faulting के रिजल्ट से बनेंगे रिवर वैलीज बनेंगे और माउंटेन्स ब्लॉक बनेंगे, लाइक नर्मदा एंड तापी। तो हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट हो गए। पहला फोल्डिंग देखा, वोल्केनिक इरप्शंस देखा, प्लेट टेक्टोनिक देखा, एंड जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इजी है क्योंकि मैन मेड है। सॉरी, ओके। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कुछ ऐसा बहुत वाइडर या कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल सा है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, सॉरी, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आर एनवायरमेंटल चेंज कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमंस एक्टिविटीज करते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग होती है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, स्पीसीज का बढ़ना हो सकता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सम एग्जांपल्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आर डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट sorry, first factor are deforestation, second pollution, climate change, and last क्या है, evolution of species, industrial activities, building dams। ये बहुत ऐसे रीजंस है जो ह्यूमंस ने क्रिएट किए हुए हैं, इनकी वजह से भी कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। जैसे अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट की बात करूं तो वहां से सेस्मिक वेव्स इजीली क्रिएट होंगे, वो डायरेक्टली इफेक्ट है। इनडायरेक्टली बहुत बार कई ऐसा बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो वो इतनी हाई इंटेंसिटी से हाइट से रहती है कि हमारे वहां पे एक वेव्स फॉर्म हो जाती है, जो एक रीजन होता है बहुत सारा डैमेज का। क्लियर है? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्लियर हुए? ओके। अब लास्ट में दो सिली पॉइंट्स रिमेनिंग रहते हैं, सेफ्टी मेजरमेंट। तो सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सर अर्थक्वेक आने से पहले हमें पता लग गया। हाँ, कुछ लिविंग थिंग्स हैं ऐसे, जैसे जानवर की बात करें, फोर्सेज में, या बहुत सारे ऐसे हैं जो अर्थक्वेक आने से पहले उनको आइडिया हो जाता है, लेकिन ह्यूमंस को नहीं हो पाता। तो हम आफ्टर अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं? अर्थक्वेक आर एक्सट्रीमली डेंजरस। एक्सट्रीमली क्या है? डेंजरस है, ऑफ कोर्स, भागने का भी टाइम नहीं मिलता। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। If we take proper prevents measure for a earthquake, loss of life and a property can be minimized। इसमें सबसे पहला फैक्टर तो इस चीज को याद रखना है कि जैसे जो अर्थक्वेक लैंड्स होती हैं वहां पे किस तरीके से हाउसेस फॉर्म होते हैं, वुडन के होते हैं, ठीक है, जैसा यहाँ पे अपने ईंट के और इनके तैयार होते हैं वैसा नहीं होते, वहां पे वुडन के होते हैं। रीजन, अगर वो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो रहा है तो अंदर के जो ह्यूमंस है क्रश ना हो, ठीक है। कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ओनली आफ्टर रिस्क एनालिसिस। इफ वी आर इंडोर, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। आप शेल्टर ले सकते हो, अगर हाउसेस के अंदर है तो कोई आपका बेड हो गया, आपकी टेबल हो गई उसके डाउनवर्ड साइड में, जब तक अर्थक्वेक को जो फील कर रहे हैं वो रुक ना जाए, जो शेकिंग हो रही है, जो वेव्स मिल रही हैं वो रुक ना जाए। स्टे क्लियर ऑफ विंडोज, वुड, स्टोन्स एंड हैवी फर्नीचर सो दैट दे कैन मे नॉट फॉल ऑन यू। कोई भी हैवी चीज के ऊपर इस तरीके से ना हो कि जो वीक और आप पे गिर के डैमेज कर दे। सॉरी स्टूडेंट्स, इफ यू आर इन बेड स्टे देयर एंड प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलो। अगर बेड के नीचे है, इन द बेड, ठीक है, तो बेड पे है तो आप वहां पे पिलोज का यूज करो और खुद को कवर कर लो। इफ यू आर आउटसाइड देन फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड। जो लाइटनिंग स्ट्राइक के टाइम किया था कुछ उससे डिफरेंट करना है कि हम ओपन ग्राउंड के अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर की साइड में हाउसेज की तरफ नहीं जाएंगे, ट्रीज है उनसे दूर रहेंगे, और एक लाइन जो एक्सटेंशन लाइंस होती है, हाई पावर एक्सटेंशन लाइंस, उनसे दूर रहेंगे। इफ यू आर ट्रेवलिंग देन स्टे इनसाइड द कार, बस एंड ड्राइव टू द क्लियर स्पॉट। तो ये कुछ एक इन जनरल्स थे, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था इनके अंदर कि हम अर्थक्वेक्स के लिए
बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप सबको आइडिया है। तो यही हमारा चैप्टर क्या होता है, ऑल टोटल कंप्लीट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, मैं इन सारे जितने भी हमारे वीडियोस थे इनको मैं कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, और ये जो एनोटेशंस के साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ ये उसी के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।